इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। So let us start with problem number 4. So you can see in this problem data given is consider the following information for Olympics Limited. So net operating income which is also called our EBIT. This is given rupees 210 lakhs. So corporate tax rate is given 30%. Market value of debt is given rupees 300 lakhs. Interest rate on debt is given 12%. It means debt is 12%. Overall cost of capital for a debt free firm. It means जिसमें कोई debt नहीं है which is called 100% equity firm. So it has 16% cost of capital. It means this is KE. So what will be value of firm and cost of capital according to Moody, Gilani and Miller approach. तो it means जैसे MM थ्योरम है और उसमें आपको टैक्स रेट भी मेंशन किया है. So we can say that this one is MM थ्योरम with taxes. तो पहले देखें जो आपको डाटा मेंशन किया है इसमें आपको EBIT दे रखी है. तो रुपीज़ लैक्स में है आपके 210 लाख. तो रुपीज़ आ रही है लैक्स. फिर आपको मेंशन किया है 12% डेट है आपका. तो कंपनी है जो 12% डेट और उसकी जो वैल्यू है जिसे जो रुपीज़ 300 लैक्स. और कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज गिवन टू अस जिसे जो 30% and the overall cost of capital of debt to free firm means firm which has 100% equity उसकी कॉस्ट दी है. सो जिसे KE which is given to be 16%. तो जिसे जो our KO for 100% equity firm. तो जिस फर्म में आपकी 100% इक्विटी है तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है फर्म की और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो देखिए पहले जो जब MM थ्योरम आती है विद टैक्स से ये पहले हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. मीन्स वी एज्यूम दैट इफ देयर इज नो डेट इन कैपिटल. वकील फार्मूला EBIT उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स और उसको डिवाइड कर लीजिए KE से. तो इसमें ये 100% इक्विटी फर्म की वैल्यू आ जाएगी जिसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म. तो EBIT देखो आपको दी है 210. टैक्स रेट is 30% and KE is given 16%. So this will be value of unlevered firm which is called of 100% equity. So 210 into 0.7 divided by 0.16. So this value is coming 918.75 lakhs. तो रुपये आपके चल रहे हैं लैक्स में. अब हमने इस फर्म में पर डेट भी है आपका तो अब इसमें ऐड कर दो डेट. और यू कैन से डेट मीन्स टैक्स सेविंग जो मिलेगी डेट के ऊपर वो ऐड कर देते हैं. तो इससे आपकी आ जाएगी वैल्यू लीवर्ड फर्म. उसका फार्मूला है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेट PV. सो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है 918.75. टैक्स रेट है आपका 30% और डेट का अमाउंट है 300 लैक्स. तो इसमें दिस इज 90. तो प्लस 90 कर लीजिए. सो टोटल वैल्यू इज 1008.75. तो राइट ये आपका फार्मूला है. एक है वैल्यू अनलीवर्ड फर्म वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म जिसमें डेट भी प्रेजेंट है. तो डेट को ऐड करना है. डेट मीन्स उसकी जो टैक्स सेविंग आपको मिलेगी फॉर होल लाइफ. सो इट विल दिस वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म. नाउ यू कैन कैलकुलेट KO. अब आफ्टर टैक्स है टैक्स आपको दिया ही है. इट मीन्स फार्मूला में जाएगा KO का EBIT उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स से और डिवाइड कर लीजिए वैल्यू ऑफ फर्म से. तो आप देखिए वट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल EBIT है आपकी 210 लैक्स. आफ्टर टैक्स
इक्वल टू 70%. टोटल वैल्यू फर्म is 1008.75. So this is coming 210 into 0.7 divided by 1008.75. So this is coming to be our 0.145725. तो इनको 100 कर लीजिए 14.5725%. राउंड भी कर सकते हैं 14.57% इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन. तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम नंबर 5. इसमें आप देखिए आपको डाटा मेंशन किया है क्वेश्चन में. गेग लिमिटेड इज प्रेजेंटली फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इक्विटी शेयर्स. तो इट मीन्स गेग कंपनी है ये, गेग लिमिटेड. इसका प्राइजिंग आपको डाटा दिया है. तो प्राइजिंग के लिए एक है जो 100% इक्विटी, करंट मार्केट वैल्यू ₹6 लाख है. विच मीन्स इसकी इक्विटी आपको दे रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू है ₹6 लाख. तो अमाउंट्स आ गए आपके रुपीज़ में. A dividend of ₹1,20,000 has just been paid at level of dividend is expected to be paid indefinitely. तो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और डिविडेंड आपका कांस्टेंट रहेगा, मीन्स कोई चेंज नहीं है. इट मीन्स कंपनी को यही प्रॉफिट मिल रहा है. व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर इक्विटी? तो दिस इज प्रेजेंटली 1,20,000 जितना कंपनी डिविडेंड पे कर रही है. इट मीन्स वही आपका प्रॉफिट है. कंपनी की थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए न्यू प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 5 lakh now and is expected to generate net cash receipt of 105,000 per annum indefinitely. अब कंपनी जो है अब एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, उसमें हमें 5 लाख रुपये की इन्वेस्ट करना है. उससे आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसे 105,000. द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय इशूइंग 5 लाख डिबेंचर्स एट मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%. उसके लिए कंपनी 18% डिबेंचर इशू करेगी, इग्नोर टैक्सेज. तो और कोई टैक्सेज नहीं है आपके. So you have to calculate value of equity shares and gain made by shareholders if the cost of equity rises to 21.6%. तो आपको देखना है इक्विटी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, कितना गेन होगा शेयर होल्डर्स को. देखिए आपकी कई जो है वो राइज हो गई है 21.6%. तो पहले देखें प्राइजिंग वैल्यू क्या है. तो प्राइजिंग वैल्यू देखो इक्विटी की आपको दी है, उसकी इनकम दे रखी है प्रॉफिट फॉर इक्विटी. तो इनिशियली देखो कोई डेट नहीं है, मीन्स कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है. तो ये जो प्रॉफिट है यही हमारा EBIT माना जाएगा. तो प्राइजिंग सिचुएशन में यदि आप देखेंगे EBIT है 120 माइनस इंटरेस्ट यदि आप करते हैं जैसे नील, इतनी यही आपका PBT बन जाएगा 1,20,000 और कोई टैक्सिंग नहीं है. तो इट मीन्स जिस PBT इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज सेम 120. तो इसके थ्रू आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब आपको इक्विटी की वैल्यू दी है, वैसे के कितनी है आपकी, उसका फार्मूला बन जाता है PBT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो दिस इज 120 और वैल्यू ऑफ इक्विटी है आपकी 6 लाख इंटू 100. तो दिस इज कमिंग टू बी 20%. अब देखते हैं न्यू सिचुएशन क्या है. अब कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है. तो कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू प्रोजेक्ट. तो उसके लिए देखो हमें फंड्स चाहिए 5 लाख रुपीज़ के और उसके लिए हम इशू कर रहे हैं 18% के डिबेंचर्स. उसमें आप ऐड कीजिए इक्विटी की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाएगी मार्केट वैल्यू, और आपको दिए हैं 18% डिबेंचर्स. तो जिसे जो 4 और 5 लाख. लेकिन से प्रेजेंट इक्विटी यदि आपकी सेम ही है 6 लाख की इक्विटी है, ये है करंट मार्केट वैल्यू. तो जिसे टोटल कैपिटल 11 लाख. And what will be new EBIT? तो आपकी प्राइजिंग EBIT है 120 और इस नए प्रोजेक्ट से आपको एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा विच इज गिवन टू बी 1,05,000. तो इट मीन्स न्यू EBIT बन जाएगी आपकी 120 प्लस 105. तो ये बन गई आपकी 225,000. अब आपको कैलकुलेट करना है वट विल बी वैल्यू न्यू फर्म. अब कई आपको दे रखी है, इक्विटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो इससे आप कैलकुलेट कीजिए. पहले न्यू EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कीजिए डेट का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. तो किसी की 18% ऑन 5,90,000
बैलेंस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी 135,000। और आपको के दी है वट विल बी न्यू के ई। अब के ई आपकी राइज हो गई है 21.6%। उससे आपकी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। इक्विटी वैल्यू फार्मूला सेम है आपका, जिसी पी बी टी डिवाइडेड बाई के ई। पी बी टी 135,000 डिवाइडेड बाई 21.6%, 0.216। 21.6% है तो ये बन जाएगा पॉइंट। लेट अस सी व्हाट इज दिस वैल्यू 135,000 डिवाइडेड बाई 0.216, तो दिस वैल्यू कमिंग 6,25,000। So they are asking what is value of equity and gain made by शेयर होल्डर। तो आप देखो शेयर होल्डर्स को कितना गेन हो रहा है। तो वट इज जो उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो पहले उनकी वैल्यू थी 6 लाख, नाउ इट इज 625, क्योंकि इंक्रीज हो रही है इक्विटी की वैल्यू में, जिसे कहा गया गेन टू शेयर होल्डर्स। So gain to shareholders is increase in market value of equity। इक्विटी की मार्केट वैल्यू में जो इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 625,000। इसमें से माइनस कर दीजिए आपको 6 लाख, जिसे कमिंग 25,000 रुपीज। पर यार एक और पॉइंट उन्होंने पूछा है, प्रूव दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय गियरिंग। गियरिंग होता है जो लीवरेज, जब आप डेट यूज कर रहे हैं आपको कैलकुलेट करने की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का देखो क्या फार्मूला होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू इबिट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो प्राइसिंग केस में देखिए ईबीआई की है आपकी 120, वैल्यू फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी 6 लाख इंटू 100, तो दिस इज कमिंग 20%। और इस केस में यही आपकी केई है, बिकॉज देयर इज नो डेट। सेकंड केस में देखते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज इबिट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। इबिट हो गया अब आपकी 225,000, वैल्यू फर्म इज 625, तो वैल्यू फर्म बनेगी बट दिस इज ओनली इक्विटी वैल्यू। अब इसमें वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू फर्म इज वैल्यू डेट प्लस इक्विटी, तो डेट की वैल्यू भी है इसमें 5 लाख, इक्विटी है 6, टोटल बन जाएगी 6 + 5 1125। तो इट मीन्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको डिवाइड करने हैं टोटल वैल्यू से, विच इज 1125,000 इंटू 100 कर लीजिए, आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस 225 डिवाइडेड बाय 1125, दिस इज आल्सो कमिंग 20%। तो यू विल सी दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है आपकी वो सेम है। इट मीन दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग डिबेंचर्स और विच इज कॉल्ड गियरिंग और विच इज कॉल्ड लीवरेज इन अवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 6। तो आप देखिए इसमें आपको मेंशन किया है जैक लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 9 लाख रुपीज़। तो कंपनी का डाटा ये है, कंपनी इज जैक लिमिटेड, ऑपरेटिंग इनकम मीन्स EBIT इज गिवन, तो दिस इज इन रुपीज 9 लाख, एंड फर्म से कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड करेंटली फर्म एम्प्लॉयज रुपीज 30 लाख ऑफ डेट। इतनी प्रेजेंटली कंपनी है जो 10% डेट ऑफ रुपीज 30 lakhs। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म इज 15%, फिर एक आपको ओवरऑल के दे रखी है 15%, एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो व्हाट इज KE, ये आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स और आपको कोई टैक्स की मेंशन नहीं किए, सो किसी का जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरम NOI थ्योरम, जिसमें KO और KG आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो इक्विटी की वैल्यू का वही फार्मूला है, PBT अपॉन इक्विटी वैल्यू। तो देखते हैं EBIT है देखो आपके पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इनकम स्टेटमेंट माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन डेट 10% ऑन 30 lakhs 3 lakhs, बैलेंस कीजिए PBT विच इज कमिंग को भी 6 लाख। अब आपके पास KO है, EBIT है, तो उससे वैल्यू फर्म आ जाएगी। फार्मूला है इबिट अपॉन
our EBIT is 9 lakh, so KO is 15%, which means 0.15. तो 9 लाख को आप डिवाइड कर लीजिए 15% से, जिसकी कमिंग 60 लाख। इसमें से गेट की वैल्यू माइनस करेंगे है, गेट है आपका 30 लैक्स, तो बैलेंस आपकी आ जाएगी इक्विटी वैल्यू, जिसे वैल्यू ऑफ इक्विटी, जिसे आल्सो कमिंग 30 लैक्स। और अब आप कई कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला है PBT अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। PBT है आपका 6 लाख एंड इक्विटी वैल्यू इज 30 लैक्स टाइम्स 100, तो जिसे कमिंग 20% इज अवर के। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले आपको यही चेक करना है कि डेट का क्या किया है क्वेश्चन में। डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, KO भी है, इट मीन्स ये NOI थ्योरम बन जाएगी आपकी। तो आप नॉर्मल वे में क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी KE डिटर्मिन हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें देखिए आपको डाटा दिया है क्वेश्चन में, टू कंपनी PNQ बिलोंग टू इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। तो दो कंपनीज हैं PNQ, उनका रिस्क सेम है। दी टू कंपनीज आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट दैट P कंपनी इज अनलीवर्ड वाइल कंपनी Q हैज 10% डिवेंचर्स और रुपये 30 लाख से। तो दो कंपनीज हैं PNQ, P कंपनी है आपकी अनलीवर्ड, मीन्स जिसमें कोई डेट नहीं है, तो Q कंपनी होगी लीवर्ड, इसमें डेट भी है आपका, और कोई डेट है जिसे 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 30 लैक्स। देखिए आप लेते हैं रुपीज़ को लैक्स में आप ले सकते हैं या डायरेक्टली ले सकते हैं। लैक्स के रुपीज़ 30 लाख इन रुपीज़। EBIT की 7,50,000, पर एक आपको EBIT दे रखी है 7,50,000, तो इट मीन्स ये आपकी सेम रहेगी दोनों फर्म्स में। एंड वी आर आल्सो गिवन कॉस्ट टू इक्विटी फॉर PNQ फर्म से ये 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। फिर आपको KE दे रखी है 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो फर्म P जो अनलीवर्ड है, जिसमें कोई डेट नहीं है आपका, उस केस में जो KE और KO आपकी दोनों सेम हो जाएंगी। सो व्हाट दे आर आस्किंग, सो फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ फर्म एज पर MM अप्रोच। तो आपको पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है दोनों फर्म्स की। तो आप देखिए आपको KE दे रखी है, KE दे रखा है 10%, तो इट मीन्स जस्ट लाइक नेट इनकम अप्रोच, उस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो EBIT में से माइनस करके इंटरेस्ट, फर्म P में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फर्म Q में 10% 3 लैक्स, बैलेंस इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी विच इज PBT 7,50,000 and 450. So now you calculate value of debt, मीन्स D की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज नील, और इसमें आ जाएगी आपकी 30 लाख विच इज ऑलरेडी गिवन। देन यू कैलकुलेट E वैल्यू ऑफ इक्विटी, so that will be our PBT divided by KE। तो आप देखिए इसकी PBT 750 को डिवाइड कर रखे हैं 15% से, जिसे कमिंग 50 लाख, यानी कि 450 डिवाइडेड बाय अगर KE आपको दी है 20% का, तो इट मीन्स जिसे 450 डिवाइडेड बाय 20%, 22,50,000। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स। वैल्यू फर्म इज 50 लाख एंड in case of Q it is 52,50,000। तो सेकंड पार्ट यार आस्किंग, इन्वेस्टर ओन्स 10% इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी Q। तो एक इन्वेस्टर है, उसके पास 10% शेयर्स हैं कंपनी Q के। सो शो द आर्बिट्रेज प्रोसेस एंड द अमाउंट बाय विच ही कुड रिड्यूस हिज आउटले थ्रू द यूज ऑफ लीवरेज और कुड गेट मोर प्रॉफिट। तो आपने उसका आर्बिट्रेज प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज मोर देन वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, इसमें आर्बिट्रेज अप्लाई होगा आपका फॉरवर्ड आर्बिट्रेज। फॉरवर्ड आर्बिट्रेज मीन्स इन्वेस्टर विल सेल शेयर्स ऑफ लीवर्ड फर्म एंड इन्वेस्टर विल बोरो his proportionate amount of debt
एंड टोटल मनी विल बी इन्वेस्टेड इन अनलीवर्ड फर्म। तो उसके लिए देखते हैं पहले व्हाट इज पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन लीवर्ड फर्म। देखिए क्यू फर्म, देखो पोजीशन क्या है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर अब अपनी इक्विटी को सेल कर देगा। इक्विटी की वैल्यू है 2250। कितने शेयर हैं उसके पास हैं 10% शेयर। सो इन्वेस्टर विल गेट सेल प्रोसीड्स और सेल प्राइस ऑफ इक्विटी। टोटल वैल्यू है 22,50,000 और इन्वेस्टर के पास है 10% शेयर। तो 10% शेयर सेल करके उसको मिलेंगे 225,000। अब इन्वेस्टर बोरो भी करेगा। अब जैसे इस फर्म में डेट है 30 लाख का और वो शेयर होल्डर है 10% इक्विटी में, तो उसका भी राइट है इस डेट में प्रपोर्शनेटली 10%। तो इतनी मनी वो बोरो करेगा, उसका नाम है पर्सनल लीवरेज और पर्सनल बोरोइंग। सो हाउ मच ही विल बोरो फॉर 30 लैक्स का डेट है, उसका 10% वो बोरो कर लेगा, मीन्स 3 लैक्स। तो इन दिस वे तो उसके पास ये टोटल फंड्स आ जाएंगे इन्वेस्टर के पास 525,000। फिर आप देखिए इन्वेस्टर को क्यू फर्म में कितना प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। प्रॉफिट है इसका इक्विटी में 4,50,000। तो आप इन्वेस्टर का शेयर निकाल लीजिए कितना है, शेयर इन प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है फर्म का 450, उसमें इन्वेस्टर का शेयर है 10%, इट मीन्स 45,000। अब आप इन फंड्स को 525,000 को इन्वेस्ट कीजिए अनलीवर्ड फर्म में। तो देखते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर इन अनलीवर्ड फर्म। तो अब देखिए आपके पास कितने फंड्स हैं 525, इसको आप इन्वेस्ट कीजिए अनलीवर्ड फर्म में। वहाँ से देखिए कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट तो ये जो अनलीवर्ड फर्म है उसका प्रॉफिट है 750 और उसकी टोटल वैल्यू है 50 लाख। इतनी जगह 50 लाख इन्वेस्ट करके हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 750 की। बट इन्वेस्टर के पास फंड्स हैं 525, वो आपने इन्वेस्ट कर दिए। देन यू सी व्हाट इज योर प्रपोर्शनेट प्रॉफिट। So this is 525,000. So into 7,50,000 and divided by 50 lakhs. This is coming 78,750. अब इस केस में अब आपने मनी बोरो भी की थी पहले, पर्सनल बोरोइंग 3 lakhs की, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो माइनस कर दो। माइनस इंटरेस्ट ऑन पर्सनल डेट। पर्सनल बोरोइंग मीन्स पर्सनल डेट। तो आपने कितना अमाउंट बोरो किया है 3 लाख, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 10%, 30,000। बैलेंस इज योर प्रॉफिट 48,750। ये जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलीवर्ड फर्म, उसको कंपेयर कीजिए प्रॉफिट फ्रॉम लीवर्ड फर्म से कितना मिल रहा था पहले। देखो अब आपको मिल रहा है 4750, पहले मिल रहा था 45। तो जो डिफरेंस है वो हमारा आ जाएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। दिस इज हाउ मच 48,750 माइनस 45,000, दिस इज 3,750। तो एक तो ये अल्टरनेट मेथड है हमारा आर्बिट्रेज का प्रोसेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। एक है कि हम आर्बिट्रेज के थ्रू कई बार होता है हम प्रॉफिट सेम रखना चाहते हैं अपना, देन वी वांट टू कैलकुलेट हाउ मच मनी टू बी इन्वेस्टेड इन अनलीवर्ड फर्म। तो वो देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो उसका पर्पज़ है कि आर्बिट्रेज में हम देखते हैं कि वक्त भी सेविंग कितनी होगी आपकी इन इन्वेस्टमेंट में थ्रू आर्बिट्रेज। उसके लिए आप लिखिए व्हाट इज योर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब इसमें डिजायर्ड प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट आपको पहले मिल रहा था देखो लीवर्ड फर्म से 45,000 और प्लस जो आपने लोन लिया है पर्सनल मनी बोरो किया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है 10% 30,000। तो किसी एवरेज डिजायर्ड प्रॉफिट 75,000। अब आप देखिए इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी मनी आपको इन्वेस्ट करनी है अनलीवर्ड फर्म में, जैसे कहा कि डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट
So GI investment in unlevered firm, so GAC will be equal to, अब आपको 75,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके लिए आपको देखना है कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जैसे उसमें ये था इफ़ प्रॉफिट इज 7,50,000 then you have to make investment of 50 लाख रुपीज। तो जो अनलीवर्ड फर्म थी उसकी इक्विटी वैल्यू थी 50 लाख, तो 750 के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है 50 की, सो व्हाट विल बी इन्वेस्टमेंट फॉर 75,000, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी 5 लाख। और आपके पास देखो कितने फंड्स अवेलेबल हैं, 525, डिफरेंस आ जाएगा जो फंड्स आपने सेव किए हैं, मीन्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट में सेविंग हो रही है, तो जिसे कहा जाए सेविंग इन इन्वेस्टमेंट थ्रू आर्बिट्रेज। तो 5,25,000 के फंड्स हैं, उसमें से माइनस कर दो 5 लाख, तो आपकी 25,000 की सेविंग हुई। तो दो तरीके से हम आर्बिट्रेज प्रोसेस का आंसर देते हैं कि एक पोजीशन प्रॉफिट कितना हो रहा है या आपने कितनी सेविंग की है इन्वेस्टमेंट में। उस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।